नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का अध्ययन करेंगे। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं। राजकमल प्रकाशन द्वारा 1988 में पहली बार प्रकाशित इस किताब के प्रकाशिकी में सूचना दी गई थी। ये सभी चिट्ठे और खत 1903 से लेकर 1905 के दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। यह निबंध 3 भागों में है। पहला भाग है शिव शंभू और बुलबुल की कहानी। दूसरे भाग में है लॉर्ड कर्जन के प्रति लेखक की नाराजगी और तीसरे भाग में है कहानी लॉर्ड कर्जन को कर्तव्य याद दिलाना। इसमें 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम से लिखे गए हैं और 2 लॉर्ड मिंटो तथा सचिव मिस्टर मार्ली के नाम से। एक खत गुप्त जी शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को लिखे हैं। एक खत सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के नाम से लिखा गया है। शिव शंभू शर्मा बाल मुकुंद द्वारा कल्पित पात्र है। शिव शंभू शर्मा के नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए उन्होंने 8 पत्र लिखे हैं। ये बहुत बड़ी निबंध है, इस कारण हमने इसके 4 भाग कर दिए हैं। हर भाग में 2-2 खत को हमने रखा है। तो आज हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे और 2 खत की चर्चा करेंगे। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे निबंध भाग 1। पहला खत है बनाम लॉर्ड कर्जन। माई लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुले पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुले लड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा इसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुले पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या कहे? आज यह वही शिव शंभू है। स्वयं इसी को उस बालकाल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही है। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर जाती है और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है और कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती है। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है।
आनंद का सिलसिला यहीं नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती है। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं, उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक दो तीन साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा है, मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ। इस विचार के आते ही सुख स्वप्न भंग हुआ। बालक कुलबुलाकर उठ बैठा, देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। आपने माय लॉर्ड जब से भारत वर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। इसीलिए कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है। इस बार के बजट की वक्तृता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। जरा उसे पढ़ तो जाइए कि उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तड़ाक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो, यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज़ होगा। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज़ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए, वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरे सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। यह सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं, या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताउस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की है। चीज़ वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एम्पी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा।
नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माई लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिवशंभु शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियाँ इतनी हो जाएगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडोन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियाँ किस प्रकार से स्मृति चिन्ह हैं। इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी। आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए। इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है और देखिए, एक स्मृति मंदिर। यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है। यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो, मतलब समाप्त हो गया। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। यह 11 अप्रैल 1903 को भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। यह उनकी पहली चिट्ठा है या चिट्ठे हैं। दूसरा है श्रीमान का स्वागत। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते फिर एक बार भारत भूमि में अपना पदार्पण होता है, आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके हैं। दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं और आप यह जानते भी हैं
कि आप क्यों आते हैं? यदि भारतवासियों का वश चलता तो आपको न आने देते और आपका वश चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते। पर दोनों ओर की बाग किसी और ही के हाथ में है। नीरे बेबस भारतवासियों का कुछ वश नहीं है और बहुत बातों पर वश रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेवश होना पड़ता है और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलंब देखना पड़ा है। कवि कहता है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान के नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निसंदेह देखने की वस्तु होंगे। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमटकर उस ओर जा रही है। यह जबरदस्त दृष्टा लोग अब बहुत काल से केवल निर्लिप्त, निराकार, तटस्थ दृष्टा की अवस्था में अतृप्त लोचन से देख रहे हैं और न जाने कब तक देखे जावेंगे। अथक ऐसे है कि कितने ही तमाशे देखे गए पर दृष्टि नहीं हटाते हैं। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बिरबल, खान खाना और तानसेन देखे, शाहजहानी, तख्ते ताउश और शाही जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग्सन के वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। अब गोरे पहलवान मिस्टर सेंडो की छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूटे पड़ते हैं। कोई देखने वाला चाहिए। भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत हैं। इस गुण में वह मूछ मड़ोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी नहीं। लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुण जान गए थे। इसी से श्रीमान ने लीलामय रूप धारण करके कितनी ही लीलाएं दिखाई। इसी से लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि इन 2 वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय में श्रीमान ने जो कुछ किया उसमें भारतवासी इतना समझने लगे हैं कि श्रीमान की रुचि कैसी है और कितनी बातों को पसंद करते हैं। यदि वह चाहे तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कुछ ज़रूरत नहीं जान पड़ती, क्योंकि जो जुलूस वह दिल्ली में निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचे हाथी पर बैठ चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में और नहीं है। इसी से फिर किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को और क्या चाव हो सकता है। उससे ऊंचा हाथी और नहीं है। ऐरावत का केवल नाम है, देखा किसी ने नहीं है। मेम थकी हड्डियाँ किसी किसी अजायब खाने में ऊंची भांति आश्चर्य की दृष्टि से देखी जाती हैं। जैसे श्रीमान के स्वदेश के अजायब खाने में कोई छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी की छोटाई बड़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकले तो फिर भी निकल सकता है। दिल्ली नहीं तो और कहीं सही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी थी, कलकत्ते में फिर चलाई गई। दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर भी कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी का तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई थी। उदयपुर के महाराणा न तो हाथियों के जुलूस में साथ चल सके, न दरबार में हाजिर होकर सलामी देने का मौका उनको मिला। इसी प्रकार बड़ौदा नरेश हाथियों के जुलूस में शामिल न थे। वह दरबार में भी आए तो बड़ी सीधी सादी पोशाक में, इतनी सीधी सादी में जितनी से आज कलकत्ते में फिरते हैं। वह ऐसा तुम तड़ाक और ठाट बाट का समय था कि स्वयं श्रीमान वायसराय को पतलून तक
कारचोबी पहनना और राजा महाराजाओं को ठाट की तथा ड्यूक ऑफ कनाट को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ा था। उस मौके पर बड़ौदा नरेश का इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना एक नई आन थी। इसके सिवा उन्होंने झुक के सलाम नहीं किया, बड़ी सादगी से हाथ मिलाकर चल दिए थे। यह कई एक कसरें ऐसी है जिनको मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कलाम नहीं, पर समय कम है, काम बहुत होंगे। इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले दरबार ही में खर्च से इतने दब चुके हैं कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के बाद यदि दो वायसराय और आवे और 5-5 की जगह 7-7 साल तक शासन करें, तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इससे दरबार या हाथियों के जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। पर सुना है कि अब के विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। उपकार का बदला देना महत पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया चाहते हैं। इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का वह कष्ट मिट जावेगा जो उसे कंगाल को धनी बनाने में होता है। नींव पड़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब न पढ़ सकेंगे, इससे धनी पढ़े या न पढ़े उनकी निंदा न होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। और कई काम हैं, कई कमीशनों के काम का फैसला करना है, कितनी ही मशीनों की कार्रवाई का नतीजा देखना है। काबुल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है। चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस देश में बहुत ज़रूरत है। बंगाल देश का पार्टीशन भी एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। सन 1858 ईस्वी की घोषणा को अब भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की जरूरत न पड़ेगी। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का ऐसा स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जाएंगे कि महारानी वह थी जिनका यह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी अपने छोटे दिमागों में नहीं ला सकते। कौन जानता है कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल भरे हुए हैं। आपने स्वयं फरमाया था कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं, उनके दिमाग की बराबरी करने की गुस्ताखी करने की यहाँ के लोगों को यह बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग शासक हैं, यह बात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों से टपकी पड़ती है जो श्रीमान ने विलायत में दिए थे और जिनमें विलायतवासियों को यह समझाने की चेष्टा की थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ दिखा दिया था कि विलायतवासी यह नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान को श्रीमान स्वयं ही समझते हैं। समझते तो क्या समझते, विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर वह चंवर छत्र लगाकर चढ़े थे। फिर कैसे समझा सकते कि वह किस उच्च श्रेणी के शासक हैं। यदि कोई ऐसा उपाय निकल सकता जिसमें वह एक बार भारत को विलायत में खींच ले जा सकते तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या है और श्रीमान का शासन क्या। आश्चर्य नहीं भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकल आवे, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा। भारतवासी जरा भय न करें,
उन्हें लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना न पड़ेगा। आनंद ही आनंद है। चैन से भंग पियो और मौजे उड़ाओ। नज़ीर खूब कह गया है। कुंडी के नकारे पे खुदकेका लगा डंका। नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना। ये चिट्ठी भी भारत मित्र में 26 नवंबर सन 1904 को प्रकाशित हुआ था। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें। इस पाठ का शेष अंश भाग 2 में हम देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।